नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों, आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं हिंदी की और पंजाबी की जानी मानी लेखिका अमृता प्रीतम के जन्म दिवस पर विद्यार्थियों के बीच अमृता प्रीतम के अंतर्गत उनकी कविताओं का पाठ करने हेतु। हम अक्सर जानते हैं कि अमृता प्रीतम की कविताएं हम युवाओं के बीच ही नहीं, सब जगह पर फैली हुई हैं, सब लोग उन्हें पढ़ते हैं। मूलतः अमृता प्रीतम पंजाबी की लेखिका हैं, लेकिन उन्हें में ज़्यादा पढ़ा जाता है, ऐसा हमारा मानना है। आज हम उनकी कविताओं का पाठ करने के लिए उपस्थित हुए हैं रचयिता के इस मंच पर, और विभिन्न विश्वविद्यालयों से कुछ विद्यार्थी, कुछ शोधार्थी उनकी कविताओं का पाठ हमारे बीच में करेंगे। हम देखते आए हैं कि अमृता प्रीतम की कविताओं को अक्सर पोस्टरों के माध्यम से तमाम फेसबुक पेज, तमाम व्हाट्सएप के स्टेटस पर उनकी कविताओं के पोस्टर को हम पढ़ते हुए आए हैं। इससे साफ साफ हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता किस प्रकार हम युवाओं के बीच फैली हुई है। अमृता प्रीतम मूलतः नारीवादी लेखिका हैं। उन्होंने नारियों के उत्थान के लिए, नारियों के दुखों को आत्मसात करते हुए अपनी कविताओं में उसे व्यक्त किया है। उन्होंने तमाम तरह की कविताएं लिखी है, लेकिन उनकी कविताएं प्रेम पर ज़्यादातर हैं, जिसे हम अक्सर देखते आते हैं। उनकी एक कविता है, मैं तुझे फिर मिलूंगी। उसमें वो कहते हैं कि मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवास पर उतरूंगी। जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि मिलने की जो आशा है वो लगातार हमारे अंदर कायम रहती है। उसी मिलने की आशा में हम लगातार अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए जीते जाते हैं। तो हम उन कविताओं से धीरे धीरे बातचीत करते हुए, रूबरू होते हुए आपके समक्ष पेश करते हैं। सबसे पहले जो है हम ममता जयंती जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वो उनकी कविताओं का पाठ करेंगी। जो उनकी प्रिय कविता होंगी वह उनका पाठ करेंगे। जी नमस्कार, बहुत बहुत आभार रचयिता के इस मंच का, और पीयूष जी आपका भी धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अमृता प्रीतम जी वास्तव में साहित्यिक दुनिया की एक सशक्त कवयित्री हैं। उन्होंने न केवल प्रेम पर, विरह पर अपनी कलम चलाई है, बल्कि देश की बंटवारे की दास्तां को भी उन्होंने बखूबी बयां किया है। तो मैं सीधे सीधे कविता पर आती हूँ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है, जब मैं तेरा गीत लिखने लगी। जब मैं तेरा गीत लिखने लगी, मेरे शहर ने जब तेरे कदम मेरे शहर ने जब तेरे कदम छुए, सितारों की दुनिया, सितारों की मुट्ठियां भरकर आसमान ने निछावर कर दी। मेरे शहर ने जब तेरे कदम छुए, सितारों की मुट्ठियां भरकर आसमान ने निछावर कर दी। दिल के घाट पर मेला जुड़ा, दिल के घाट पर मेला जुड़ा, जो रातें रेशम की परियां पात बांध कर आईं, जो रातें रेशम की परियां पात बांध कर आईं। जब मैं तेरा गीत लिखने लगी, जब मैं तेरा गीत लिखने लगी, कागज के ऊपर उभर आई केसर की लकीरें, कागज के ऊपर उभर आई केसर की लकीरें। सूरज ने आज मेहंदी घोली, सूरज ने आज मेहंदी घोली, हथेलियों पर रंग गई हमारी दोनों की तकदीरें। ये दूसरी कविता है, धूप का टुकड़ा। कविता का शीर्षक है धूप का टुकड़ा। मुझे वह समय याद है, मुझे वह समय याद है, जब धूप का एक टुकड़ा सूरज की उंगली थामकर अंधेरे का मेला देखता उस भीड़ में खो गया, अंधेरे का मेला देखता उस भीड़ में खो गया। सोचती हूँ सहम और सूनेपन का एक नाता है, सोचती हूँ सहम और सूनेपन का एक नाता है। मैं इसकी कुछ नहीं लगती, मैं इसकी कुछ नहीं लगती, पर इस छोटे बच्चे ने मेरा हाथ थाम लिया, पर इस छोटे बच्चे ने मेरा हाथ थाम लिया। तुम कहीं नहीं मिलते, तुम
कहीं नहीं मिलते। हाथ को छू रहा है एक नन्हा सा गरम स्पर्श, हाथ को छू रहा है एक नन्हा सा गरम स्पर्श। न हाथ से बहलता है न हाथ को छोड़ता है, न हाथ से बहलता है न हाथ को छोड़ता है। अंधेरे का कोई पार नहीं, अंधेरे का कोई पार नहीं। मेले के शोर में भी खामोशी का आलम है, मेले के शोर में भी खामोशी का आलम है। और तुम्हारी याद इस तरह, और तुम्हारी याद इस तरह जैसे धूप का टुकड़ा। रुचि, और पढ़ूं क्या एक आध कविता? जी। अच्छा, एक ये अगली कविता है, कविता का शीर्षक है हादसा। बरसों की आरी हंस रही थी, बरसों की आरी हंस रही थी। घटनाओं के दांत नुकीले थे, घटनाओं के दांत नुकीले थे। अकस्मात एक पाया टूट गया, अकस्मात एक पाया टूट गया। आस, आसमान की चौकी पर से शीशे का सूरज फिसल गया, आसमान की चौकी पर से शीशे का सूरज फिसल गया। आंखों में कंकड़ छितरा गए, आंखों में कंकड़ छितरा गए। और नजर जख्मी हो गई, और नजर जख्मी हो गई। कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। दुनिया शायद अब भी बसती है, दुनिया शायद अब भी बसती है। एक और अंतिम कविता पढ़ देती हूँ, छोटी सी कविता है, आत्म मिलन। कविता का शीर्षक है आत्म मिलन। मेरी सेज हाजिर है, मेरी सेज हाजिर है, पर जूते और कमीज की तरह। मेरी सेज हाजिर है, पर जूते और कमीज की तरह। तू अपना बदन भी उतार दे, तू अपना बदन भी उतार दे। उधर मूड़े पर रख दे, कोई खास बात नहीं, उधर मूड़े पर रख दे, कोई खास बात नहीं। बस अपने अपने देश का रिवाज है, बस अपने अपने देश का रिवाज है। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी जी कि आपने उनकी कविताओं का पाठ किया। अमृता प्रीतम जी की कुछ पंक्ति इस प्रकार है कि प्रेम में पड़ी स्त्री को तुम्हारे साथ सोने से ज्यादा तुम्हारे साथ जागना अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है तुम्हारे साथ जागना। कितना, कितनी कम शब्दों में कितना कुछ कह जाती है अमृता प्रीतम। उनकी कविताओं को पढ़ करके, उनकी पंक्तियों से गुजर करके हम आत्मसात करते हुए हम महसूस कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम जामिया या इस्लामिया से स्नातक की पढ़ाई अभी उत्तीर्ण हुई है। हिवा जी को बुलाना चाहता हूँ जो पढ़े उनकी कविता। जी, आभार पीयूष भैया, और धन्यवाद आप सभी का जो इस मंच से आज जुड़े हैं। तो मैं अमृता प्रीतम जी की जो आज एक कविता पढ़ने जा रही हूँ, वो उनके उस व्यक्तित्व और उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बाखूबी दिखाती है, जिसका शीर्षक है कुफ्र। तो मैं शुरू करती हूँ। आज हमने एक दुनिया बेची, आज हमने एक दुनिया बेची और एक दिन खरीद लिया। हमने कुफ्र की बात की, हमने कुफ्र की बात की। सपनों का एक थान बुना था, एक गज कपड़ा फाड़ लिया। सपनों का एक थान बुना था, एक गज कपड़ा फाड़ लिया। और उम्र की चोली सी ली, उम्र की चोली सी ली। आज हमने आसमान के घड़े से बादल का एक ढकना उतारा, आज हमने आसमान के घड़े से बादल का एक ढकना उतारा। और एक घूंट चांदनी पी ली, एक घूंट चांदनी पी ली। यह जो घड़ी हमने मौत से उधार ली है, यह जो घड़ी हमने मौत से उधार ली है, गीतों से इसका दाम चुका देंगे, गीतों से इसका दाम चुका देंगे। तो इस समय मैं अपनी अगली कविता पे पढ़ती हूँ, जिसका शीर्षक है शहर, जिसमें आप भारतीय समाज से रूबरू होंगे। मेरा शहर एक लंबी बहस की तरह है, मेरा शहर एक लंबी बहस की तरह है। सड़कें बेतुकी दलीलों की और गलियां इस तरह जैसे एक बात को कोई इधर घसीटता कोई उधर। हर मकान एक मुट्ठी सा भिजा हुआ, दीवारें किचकिचाती सी और नालियां जो मुंह खोलो तो झाग बहता है।
यह बहस जाने सूरज से शुरू हुई थी, जो उसे देखकर यह और गर्वाती, और हर द्वार के मुंह से सिर्फ साइकिलों और स्कूटरों के पहिए गालियों की तरह निकलते। हर घंटियां हॉर्न एक दूसरे पर झपटते। जो भी बच्चा इस शहर में जन्मता पूछता कि किस बात पर ये बहस हो रही है, कि किस बात पर ये बहस हो रही है। फिर उसका प्रश्न भी बहस बन जाता। बहस से निकलता, बहस से मिलता, बहस में मिलता। शंकों घंटों के साथ साथ सूखते। रात आती फिर टपकती और चली जाती। रात आती फिर टपकती और चली जाती। पर नींद में भी ये बहस खत्म न होती। नींद में भी ये बहस खत्म न होती। मेरा शहर एक लंबी बहस की तरह है। मैं अपनी अगली कविता याद का पाठ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो आज सूरज ने कुछ घबराकर रोशनी की एक खिड़की खोली। आज सूरज ने कुछ घबराकर रोशनी की एक खिड़की खोली। बादल की एक खिड़की बंद की और अंधेरे की सीढ़ियां उतर गया। आसमान की भवों पर जाने क्यों पसीना आ गया। सितारों के बटन खोलकर उसने चांद का कुर्ता उतार दिया। मैं दिल के एक कोने में बैठी हूँ। मैं दिल के एक कोने में बैठी हूँ। तुम्हारी याद इस तरह आई जैसे गीली लकड़ी में से गहरा और काला धुआं उठता है। साथ हजारों ख्याल आए जैसे कोई सूखी लकड़ी। सुर्ख आग की आहें भरे हैं। दोनों लकड़ियां अभी बुझाई हैं। वर्ष कोयले की तरह बिखरे हुए। कुछ बुझ गए, कुछ बुझने से रह गए। वक्त का हाथ जब समेटने लगा, फोरों पर छाले पड़ गए। तेरे इश्क के हाथ से छूट गई। तेरे इश्क के हाथ से छूट गई और जिंदगी की हंडिया टूट गई। इतिहास का मेहमान मेरे चौके से भूखा उठ गया। मेरे चौके से भूखा उठ गया। तो मैं अपनी अगली कविता अंतिम कविता के साथ अंत करूंगी। ये उनकी बहुत ही प्रसिद्ध और उनकी चुनिंदा कविताओं में से है, जो निजी तौर पे मुझे भी बहुत पसंद है। इसका शीर्षक है मुलाकात। मैं चुप, शांत और अडोल खड़ी थी। सिर्फ पास बहते समुद्र में तूफान था। फिर समुद्र को खुदा जाने क्या ख्याल आया। उसने तूफान की एक पोटली सी बांधी, मेरे हाथों में थमाई और हंसकर कुछ दूर हो गया। हैरान थी पर उसका चमत्कार ले लिया। पता था कि इस प्रकार की घटना कभी सदियों में होती है। लाखों ख्याल आए, माथे में झिलमिलाए, पर खड़ी रही कि उसको उठाकर अपने शहर कैसे जाऊंगी। पर खड़ी रही उसको उठाकर अपने शहर कैसे जाऊंगी। मेरे शहर की हर गली संकरी, मेरे शहर की हर छत नीची, मेरे शहर की हर दीवार चुगली। सोचा कि अगर तू कहीं मिले तो समुद्र की तरह इसे छाती पर रखकर हम दो किनारों की तरह हंस सकते थे और नीची छतों संकरी गलियों के शहर में बस सकते थे। पर सारी दोपहर तुझे ढूंढते बीती और अपना आग का घूंट मैंने आप ही पिया। मैं अकेला किनारे को गिरा दिया और जब दिन ढलने को था समुद्र का तूफान समुद्र को लौटा दिया। अब रात घिरने लगी है तो तू मिला है, तू भी उदास, चुप, शांत और अडोल। मैं भी उदास, चुप, शांत और अडोल। सिर्फ दूर बहते समुद्र में तूफान है। धन्यवाद। ये मेरी अंतिम कविता थी, तो इसी के साथ मैं अपना पाठ समाप्त करती हूँ। आपका तहे दिल से शुक्रिया हिबा, बहुत ही सुंदर पाठ। उतनी ही सुंदर कविता और उतना ही सुंदर पाठ हिबा के द्वारा। हिबा जब कविता पढ़ रही थी तो मैं एक वाक्य आया था कि सूखी गीली लकड़ी से प्रेमी की तुलना कर रहे हैं, जो बिछोह में रहते हैं प्रेमी, कि किस तरह से
गीली लकड़ियों से धुआं निकलता है, उसी तरह से प्रेमी भी अपने प्रेमिका की याद में विरह की जो यंत्रणा होता है उसे सहता रहता है। अमृता प्रीतम जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम पर ही कविताएं लिखी हैं, उन्होंने दोस्ती पर भी कविता लिखी है। तो एक कविता है उनकी जरा बख्तर, जो बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जिसे उन्होंने दोस्ती पर लिखा है। तो उसका पाठ मैं कर दे रहा हूँ कि मैंने दोस्ती का जरा बख्तर पहन लिया है, मैंने दोस्ती का जरा बख्तर पहन लिया है, और नंगे बदन को अब कुछ नहीं छूता, ना दुश्मन का हाथ छूता है ना मेरे दोस्त की बाहें। मैंने दोस्ती का जरा बख्तर पहन लिया है, मैं खुश हूँ, पर आप यह क्यों पूछते हैं, पर आप यह क्यों पूछते हैं कि कुछ खुशियाँ इतनी उदास क्यों होती हैं। अभी कुछ उड़ती चिड़ियाँ मेरे माथे पर बैठ गई थी, शायद जरा बख्तर थी, एक पेड़ की हरियाली समझकर, पर लोहे के पत्तों को चोंच मारकर वे अभी चिचियाई थीं और मेरे माथे से उड़ रही हैं। बावरी चिड़िया जरा बख्तर भी कभी चिड़ियों से डरा है, पर शायद कोई चोंच मांस पर भी लगी थी, मेरे माथे का मांस कुछ दुखता सा लगता है। वक्त ने अब गले से हर वस्त्र उतार दिया है, सिर्फ 3 जोड़े ही थे, एक भूत का, एक वर्तमान का और एक भविष्य का, और नंगा वक्त अब कोने में खड़ा कुछ लजाया सा लगता है। या उसकी नंगी पीठ पर यह जो सिसकता है यह मेरी आंखों का अक्स है, या उसकी नंगी पीठ पर यह जो कुछ सिसकता है यह मेरी आंखों का अक्स है, या उसने अपनी नहीं मेरी नग्नता को पिया है। पर मैं तो इस नग्न नहीं, मैंने दोस्ती का जरा बख्तर पहन लिया है। मुझे लगता है कि दोस्ती पर बेहतरीन कविताओं में से एक है जिसे अमृता प्रीतम ने लिखा है जरा बख्तर के नाम से। तो आगे मैं विनीत को आमंत्रित करता हूं कि वह जो उनकी प्रिय पसंदीदा कविता अमृता प्रीतम की है उसका वो पाठ करें। शुक्रिया पीयूष भैया। अमृता प्रीतम के बारे में जितनी बातें बताई गई उसमें मैं आपसे थोड़ी और कुछ बातें जोड़ देता हूँ। जैसे अमृता प्रीतम जो है कि 16 साल की उम्र से इन्होंने अपनी रचनाएं लिखनी शुरू की। इनका प्रारंभिक जीवन थोड़ा संघर्ष वाला रहा क्योंकि बचपन में इनकी शादी तय हो गई थी, और आने वाले समय में इनके प्रेम संबंधों के बारे में अक्सर लेखों में आप पढ़ते रहते हैं, आपने पढ़ा भी है, तो इनकी रचनाओं में ये झलकता है। तो 16 साल की उम्र में इनकी पहली रचना आ गई थी अमृत लहरें। उसके बाद इन्होंने जब ये प्रौढ़ हुई, आगे इन्होंने और लेखन किया, तो इन्होंने पत्रकारिता में और कहानी लेखन में इन सब में भी अपना हाथ आजमाया और बहुत अच्छी इनकी रचनाएं थी। तो इनकी जीवन की जो अनुभव थे, इनके जीवन की जो घटनाएं थी, उनका इनके लेखन में प्रभाव पड़ता ही है। जैसा कि अभी तक प्रेम की कविताएं पढ़ी गई या भैया जिस तरीके से संचालन में बता रहे थे उसमें हमने देखा, तो इनकी कहानियों में, इनकी रचनाओं, कविताओं में ये एक बात झलकती है। जैसे इनकी एक कहानी मैं बलाश में भी इनका एक छोटा सा अंश मैं आपको बताता हूँ। ये लिखती हैं कि रोमन शहजादे ने मुझे बहुत कीमती चीजें दी, रोमन शहजादे ने मुझे बहुत कीमती चीजें दी, इनमें से एक चीज कीमती गलत फहमी भी थी। मैंने सोचा वो मुझसे विवाह कर लेगा, पर जिस वक्त उसने मुझे अपना बच्चा दे दिया वह खुशफहमी मुझसे वापस ले ली। और इसी में वो आगे लिखती हैं कि मैंने उससे पूछा, उत्तर उसके पास भी नहीं था, पर उत्तर का होना ही तो उसके प्रश्न का अस्तित्व नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं जो उनकी रचनाओं में, उनकी कविताओं में और कहानियों में झलकती हैं। लेकिन मैंने अपनी जो रचनाएं चुनी हैं, इनकी जो कविताएं चुनी हैं, वो थोड़ी अलग हैं। मैं प्रेम से इतर ये दिखाना चाह रहा था, या ये कोशिश कर रहा हूं कि ये प्रेम से इतर भी किस तरीके की इनकी कविताएं कितनी सुंदर हैं। इन्होंने जो रचनाएं की हैं, जो कविताएं की हैं, उसमें कुछ सामाजिक और आप कहिए ऐतिहासिक ये संदर्भ भी हैं, और जो आज के समय में भी किस तरीके से प्रासंगिक हो सकते हैं। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं, कुछ कविताएं हैं जो मैंने चुनी हैं। 3 कविताएं मैंने चुनी हैं, एक स्टिल लाइफ, एक राजनीति और एक अन्नदाता। तो सबसे पहले मैं स्टिल लाइफ का पाठ करूंगा।
तो स्टिल लाइफ को आप सुनिएगा। यह जलियांवाला और उसकी दीवार में चुपके से बैठे गोलियों के छेद। यह साइबेरिया और उसकी जमीन पर चीखों के टुकड़े बर्फ में जमे। कंसंट्रेशन कैंप, इंसानी मांस की गंध, भट्टियों की राख में सोई यह करागुएवाच, जिसकी कुल आबादी एक पत्थर के बुत में सिमटी। ये हिरोशिमा है जो एक कोने में फटे हुए दस्तावेज की तरह पड़ा है, और यह प्राग जो सांस रोके आज सेंसर की मुट्ठी में बैठा है। हर चीज चुप और अडोल है, सिर्फ मेरी छाती में से एक गहरी सांस निकलती है और धरती का हर टुकड़ा हिल जाता है। यह ऐसी कविता है जो बहुत भयानक इतिहास को इस वर्तमान में रख रही है। इसी तरीके से उनकी एक कविता है राजनीति। राजनीति कितना बेहतर व्यंग्य है, इसको देखिए। सुना है राजनीति एक क्लासिक फिल्म है, हीरो बहुमुखी प्रतिभा का मालिक, रोज अपना नाम बदलता। हीरोइन हुकूमत की कुर्सी वही रहती है, एक्स्ट्रा राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर। फाइनेंसर दिहाड़ी के मजदूर, कामगर और खेतीहर। फाइनेंस करते नहीं, करवाए जाते हैं। संसद इंडोर शूटिंग का स्थान, अखबार आउटडोर शूटिंग का स्थान। यह फिल्म मैंने देखी नहीं, सिर्फ सुनी है, क्योंकि सेंसर का कहना है नॉट फॉर एडल्ट्स। इसी की तरह इनकी एक रचना है अन्नदाता। अन्नदाता अन्नदाता मेरी जुबान पर तुम्हारा नमक है, तुम्हारा नमक मेरे बाप के होठों पर, और मेरे इस बुत में मेरे बाप का खून है। मैं कैसे बोलूं, मेरे बोलने से पहले तेरा अनाज बोल पड़ता है। कुछ एक बोल थे, पर हम अनाज के कीड़े और अनाज के भार तले वे बोल दब कर रह गए। अन्नदाता मेरे माता पिता कामगर, कामगर की संतान कामगर, कामगर का काम सिर्फ काम, यही चाम करता है। वह भी एक काम, यह भी एक काम। अन्नदाता मैं मांस की गुड़िया, खेल ले खिला ले, लहू का प्याला पी ले पिला ले, तेरे सामने खड़ी हूं, इस्तेमाल की चीज कर लो इस्तेमाल। उगी हूं, पिसी हूं, बेलन से बिली हूं, आज गर्म तवे पर जैसे चाहे उलट लो, मैं एक निवाले से बढ़कर कुछ नहीं। जैसे चाहो निगल लो, तुम लावे से बढ़कर कुछ नहीं। जैसे चाहो पिघल लो, लावे में लपेट लो, कदमों में खड़ी हूं, बाहों में समेट लो। अन्नदाता मेरी जबान और इनकार, ये कैसे हो सकता है? हाँ प्यार, यह तेरे मतलब की शय नहीं। मैं रचयिता द क्रिएटर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि अमृता प्रीतम की जन्मदिन पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, किसी की रचनाओं का उसके जन्मदिन पर पाठ किया जाए, पुनर्पाठ किया जाए और लोगों के सामने रखा जाए, इससे बेहतर कुछ नहीं होता। और इसके लिए रचयिता को पूरी बधाई, वो बहुत अच्छी तरीके से काम करती है और साहित्य को जिस तरीके से बढ़ावा दे रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनीत ने की कविता, और आज वक्त में जो प्रासंगिक कविताएं हैं उनको प्रेषित किया है। जब राजनीति कविता पढ़ रहे थे तो ऐसा लगा कि सच में राजनीति एक क्लासिक फिल्म की तरह है, और उसका हीरो जो है सच में बहुमुखी प्रतिभा का धनी है, मालिक है, रोज अपना नाम बदलता है, वह जो चाहता है वह करता है। और एक कविता और थी अन्नदाता, जिसमें साफ साफ लिखा है कि अन्नदाता मेरी जबान पर तुम्हारा नमक है। यह कह पाना भी एक लेखक के लिए, एक कवि के लिए, एक कवित्री के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि आज इतने दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है, हम उनके द्वारा ही उपजाए हुए नमक, उनके द्वारा ही उपजाए हुए अन्न को खाते हैं, फिर भी हम उनकी बात पा रहे हैं। यह अपने आप में एक विडंबना है हमारे लिए कि हम
अन्न तो खा रहे हैं लेकिन उनकी बात नहीं सुन पा रहे हैं। बेहतरीन कविता। आगे जो है मैं श्रद्धा को आमंत्रित करता हूँ। श्रद्धा वर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी की छात्रा हैं, हिंदी में पीएचडी कर रही हैं। तो वो अमृता प्रीतम की कविताओं का पाठ करेंगी जो श्रद्धा जी को प्रिय हैं। शुक्रिया पीयूष, शुक्रिया रचयिता मंच का। मेरी आवाज आ रही होगी पीयूष, कृपया बताएं। जी जी जी। सभी श्रोताओं का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अमृता प्रीतम जी की कविताओं को सुनने के लिए, वो इस मंच से जुड़े हुए हैं। हम देख रहे होंगे जगह जगह उनके पोस्टर आज शेयर हो रहे हैं और सभी पोस्टर में कहीं ना कहीं हमें साहिर और इमरोज़ की झलक भी दिखी जाती है। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि क्या अमृता सिर्फ साहिर, इमरोज़ और जितने भी उनके भावनात्मक रिश्ते रहे वहीं तक सीमित थी? क्या इससे आगे उनकी कविताओं में, उनके रचनाओं में कोई और सृजनात्मक चीज़ नहीं रही? तो ये ज़रूरी हो जाता है कि अमृता प्रीतम की और रचनाओं को हम आप सबके सामने लाएं, ऐसी रचनाओं से आप सबको रूबरू कराएं जिससे यह समझ आए कि सिर्फ भौतिक प्रेम से अमृता का संबंध नहीं रहा है। अमृता का जो लेखन था वो लौकिक रहा है और उनके भावनात्मक रिश्तों से उस लौकिकता का जुड़ाव, वो उस अलौकिकता का जुड़ाव जो है उनका, उसी ने उनको पंजाबी लेखन में एक सर्वोच्च स्थान उनको जो है वो दिया है। तो इसी तरह की उनकी कुछ कविताएं मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ। उसमें से एक कविता मैं पढ़ती हूँ सबसे पहले, जिसका नाम है पुल। कल हम दोनों ने एक पुल जलाया था और एक दरिया के किनारों की तरह नसीब बांटे। बदन झटके तो एक बदन की वीरानी इस किनारे थी और एक बदन की वीरानी उस किनारे। फिर ऋतुओं ने जब भी कुछ फूल दिए तो तूने भी अपने बदन से तोड़ दिए और मैंने भी वे फूल ऋतुओं को लौटा दिए। और झरे पत्तों की तरह कितने ही बरस हमने पानी में बहा दिए। बरस बीत गए पर पानी नहीं सूखा और बहते हुए पानी में परछाइयां तो देखी पर एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा। और इससे पहले कि हम कुछ फासले पर खड़े खत्म हो जाएं, चलो ये निपाते से बदन पानी पर बिछाएं। तुम अपने बदन पर पैर रखना और आधे दरिया को पार कराना। मैं अपने बदन पर पैर रखूंगी और तुम्हें आगे आकर मिलूंगी। ये कविता थी उनकी पुल। इसके बाद उनकी एक और कविता है जिसका शीर्षक है दोस्त, वो भी सुनिए। दोस्त, तुमने खत तो लिखा था पर दुनिया की मार्फत डाला। और दोस्त, मोहब्बत का खत जो धरती के नाप का होता है, जो अंबर के नाप का होता है, यह दुनिया वालों ने पकड़कर एक कौम जितना कतर कर कौम के नाप का कर डाला। वह खत दुनिया वालों ने पकड़कर कौम के नाप का कर डाला और फिर शहरों में चर्चा हुई। वह तेरा खत जो मेरे नाम था, लोग कहते हैं कि मजहब के बदन पर वह बहुत ढीला लगता। सो खत की इबारत को उन्होंने कई जगह से फाड़ लिया था। और आगे तू जानता कि वे कैसे माथे जिनकी समझ के नाप हर अक्षर ही खुला आता। सो उन्होंने अपने माथे अक्षरों पर पटके और हर अक्षर उधेड़ डाला था। और मुझे जो खत नहीं मिला पर जिसकी मार्फत आया, वह दुनिया दुखी है कि मैं उस खत के जवाब जैसी हूँ। तो इसी कविता से आप समझ पाएंगे कि वह सिर्फ खत जो लिखते हैं, हम अपने प्रेमी को खत लिखते हैं, सिर्फ उस खत की बात वह नहीं कर रही हैं। वह उन सारी चीज़ों की यहाँ पर बात कर रही हैं जो ज़माना है, जिस ज़माने से वो लड़ रही हैं और जहाँ पे जो भी जहाँ जब वो कहती हैं कि एक कौम जितना कतर डाला कौम के नाप का कर डाला, जो अपनी अपनी तरह से लोग चीज़ों को ले लेते हैं, इन सब के बारे में वो बताती हुई यहाँ पर अपनी बातें रखती हैं। और इसी तरह उनकी एक और कविता मैं सुनाऊंगी। कविता का शीर्षक है मैं। आसमान जब भी रात का और रोशनी का रिश्ता जोड़ते हैं, सितारे मुबारकबाद देते हैं। क्यों सोचती हूँ मैं अगर कहीं मैं जो तेरी कुछ नहीं लगती। जिस रात के होठों ने कभी सपने का माथा चूमा था, सोच के पैरों में उस रात से एक पायल सी बज रही है। एक बिजली जब आसमान में बादलों के वर्क उलटती है,
मेरी कहानी भटकती है, आदि ढूंढती है, अंत ढूंढती है। तेरे दिल की एक खिड़की जब कहीं बज उठती है, सोचती हूँ मेरे सवाल की यह कैसी जरूरत है। हथेलियों पर इश्क की मेहंदी का कोई दावा नहीं, हिज्र का एक रंग है और तेरे जिक्र की एक खुशबू, मैं जो तेरी कुछ नहीं लगती। ये कुछ बहुत प्यारी कविताएं उनकी मैंने सुनाई थी। इसके अलावा दो कविताएं और हैं, मैं वो भी आपके सामने पढ़ूंगी। इस कविता का शीर्षक है एक खत। इस कविता को अगर आप सुनेंगे तो आप पाएंगे कि खत को, और फिलहाल जो अफगानिस्तान जैसे जैसे देश में हो रहा है, या फिर जब युद्ध की बातें होती हैं, तो इन चीज़ों को कैसे अमृता जोड़ती हुई चलती हैं। और यही यह साबित हो जाता है कि वो सिर्फ प्रेम की कवित्री नहीं है। चांद सूरज दो दबाते कलम ने डोबा लिया, लिखतम तमाम धरती पढ़तम तमाम लोग। साइंसदानों, दोस्तों, गोलियां बंदूकें और एटम बम बनाने से पहले इस खत को पढ़ लेना। हुक्मरानों, दोस्तों, गोलियां बंदूकें और एटम चलाने से पहले इस खत को पढ़ लेना। सितारों के हरफ और किरणों की बोली अगर पढ़नी नहीं आती, किसी आशिक अदीब से पढ़वा लेना, अपने किसी महबूब से पढ़वा लेना। और हर एक माँ की यह मातृ बोली है। तुम बैठ जाना किसी भी ठाव और खत पढ़वा लेना किसी भी माँ से। फिर आना और मिलना कि मुल्क की हद जहाँ है, एक एक हद मुल्क की और नाप कर देखो, एक हद इल्म की, एक हद इश्क की, और फिर बताना कि किसकी हद कहाँ है। चांद सूरज दो दबाते हैं, हाथ में एक कलम लो, इस खत का जवाब दो और दुनिया की खैर खैरियत के दो हरफ भी डाल दो। तुम्हारी अपनी धरती तुम्हारे खत की राह देखती बहुत फिक्र कर रही। तुम्हारी अपनी धरती तुम्हारे खत की राह देखती बहुत फिक्र कर रही है। तो ये कविता स्वाभाविक ही एक ऐसी कविता है जो बताती है कि अमृता का प्रेम वैश्विक दर्जे का प्रेम था। वो मानवीय प्रेम जो है वो नहीं था, वो था जो लौकिक नहीं था, वो एक अलौकिक स्तर पर था। और उससे पता चलता है कि वह जो इंसानियत है उसमें कितना भरोसा रखती थी, कितना हृदय जो था उनका। एक और उनकी कविता है मेरा पता, ये आखिरी कविता है। इसके बाद में क्योंकि किसी ने भी वो कविता नहीं चुनी है, और वो कविता के बिना मुझे लगता है कि अमृता प्रीतम को न सुनना बेहतर नहीं रहेगा। मैं तेनू फिर मिलांगी जो उनका पंजाबी में मूलतः लिखित है, वो मैं आपको सुनाऊंगी। इससे पहले मैं मेरा पता सुना देती हूँ। आज मैंने अपने घर का नंबर मिटाया है और गली के माथे पर लगा गली का नाम हटाया है, और हर सड़क की दिशा का नाम पूछ दिया है। पर अगर आपको मुझे जरूर पाना है तो हर देश के, हर शहर की, हर गली का द्वार खटखटाओ। यह एक शाप है, एक वर है, और जहां भी आजाद रूह की झलक पड़े समझना वह मेरा घर है। इसी के साथ अमृता प्रीतम की प्रतिनिधि कविताओं की यहाँ समाप्ति मेरी तरफ से हो गई है। हालांकि कविताएं तो उनकी बहुत हैं, और एक आखिरी कविता आपके लिए नज्म है ये, बेसिकली जो पंजाबी में मूलतः लिखी हुई है। तो पंजाबी में ही मैं आपको सुनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको पंजाबी अमृता प्रीतम की जो लिखी हुई है वो तो समझ आती होगी, क्योंकि ये कविता ऐसी है जो लगभग सभी की जुबानों पर रहती है, सभी पोस्टर्स में शेयर होती रहती है। मैं तेनू फिर मिलांगी, कित्थे, किस तरह पता नहीं, शायद तेरे ते ख्याल दी चिंगारी बन के तेरे कैनवास ते उतरांगी। जे अखोरे तेरे कैनवास ते उत्ते एक रहस्यमयी लकीर बन के खामोश तेनू तकती रवांगी। जे अखोरे सूरज दी लौ बन के तेरे रंगा विच खुलांगी, या रंगा दियां बावां विच बह के तेरे कैनवास नू वलांगी। पता नहीं किस तरह, कित्थे, पर तेनू जरूर मिलांगी।
या खोरे एक चश्मा बनी होवांगी ते जिवे झरने आदा पानी उडदा मैं पानी दिया बूंदा तेरे पिंडा ते मलांगी जे एक ठंडक जई बन के तेरी छाती दे नाल लगांगी मैं और कुछ नहीं जानती पर इन्ना जानती हाँ कि वक्त जो भी करेगा ए जन्म मेरे नाल तुरेगा ए जिस्म मुकदा है ते सब कुछ मुक जाता है पर चेतना दे धागे कायनाती कण हुंदे ने मैं उन्हें कणा नु चुनांगी मैं तेनू फिर मिलांगी। तो इसी के साथ मैं अमृता प्रीतम की कविताओं का पाठ की समाप्ति करती हूँ। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद पीयूष। धन्यवाद रचयिता मंच। धन्यवाद श्रद्धा। जिस तरीके से कविता का पाठ करती हैं लगता है कि सभी आत्मसात हो जाते हैं। कविता भी उतनी ही प्रिय है, उतनी ही सुंदर है, उतना ही सुंदर पाठ होता है। अमृता प्रीतम को हम सिर्फ कविताओं के माध्यम से याद नहीं करते हैं। अमृता प्रीतम को हम सिर्फ प्रेम की कविता लिखने के लिए ही याद नहीं करते हैं। अमृता प्रीतम विभिन्न तरह की कविताएं लिखती हैं, लेकिन श्रद्धा ने जैसा कहा कि मूलतः वे पंजाबी की लेखिका हैं और उनकी जो कविता है पंजाबी में लिखी होने के बावजूद भी हिंदी में बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है। उनकी एक छोटी सी कविता है, मात्र 4-6 लाइन की, उसका शीर्षक ही अमृता प्रीतम है। उस शीर्षक में है कि एक दर्द था जो सिगरेट की तरह मैंने चुपचाप पिया है। एक दर्द था जो सिगरेट की तरह मैंने चुपचाप पिया है। सिर्फ कुछ नज़में हैं जो सिगरेट से मैंने राख की तरह झाड़ी है। तो एक तरह से देखिए तो इसमें जो अमृता का दुख है वो नज़मों के माध्यम से बाहर निकलता है और उन्होंने पूर्णतः अपने दुखों को बयां नहीं कर पाई है, क्योंकि जो राख है वो पूर्ण राख नहीं होता है। कुछ उसको हमने निगला है अंदर और कुछ राख बन गया है। कुछ दर्द हमारे अंदर है और कुछ बाहर है जो नज़्म बनते हैं। तो अमृता प्रीतम की जो कविता है उससे गुजरना अपने आप में एक गौरवान्वित महसूस करने जैसा है कि उनकी कविताओं को हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो अब मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से ही इकोनॉमिक्स की छात्रा हैं मानसी, उसे आमंत्रित करता हूँ। एक बड़ी रोचक बात कहूँ कि अमृता प्रीतम को सिर्फ और सिर्फ हिंदी पट्टी के लोग या हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं सिर्फ वही नहीं पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ कि कविता सिर्फ वही नहीं पढ़ते हैं जो हिंदी के ही छात्र होते हैं। कविता को सभी लोग आत्मसात करते हैं। मानसी जो है इकोनॉमिक्स की छात्रा है, फिर भी उन्होंने हमें फ़ोन करके हमें बताया कि वो अमृता प्रीतम जी की कविता पढ़ेंगी। तो इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है कि अमृता प्रीतम जी को सभी विषयों को उनके जो लोग हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनकी कविताओं से रूबरू होते हैं। तो मानसी का आमंत्रण करता हूँ। शुक्रिया पीयूष। एक बात कहना चाहूँगी, मैं अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से हूँ और वैसे तो मतलब हर जगह एजुकेशन कुछ सीखने को मिल ही रहा है, बट फिर भी ये करेक्ट करना चाह रही थी। अमृता प्रीतम की तो मतलब बहुत सारी कविताएं हैं जो मतलब एक बार ही शुरू करो तो फिर रुकने का मन नहीं करता है। और एक चीज जो उनकी कविताओं में मुझे समझ में आई है वो ये कि जीवन, मरण, प्रेम, विरह और आजादी, बंधन, ये सब चीजें जो है एक ही बात के दो पहलू हैं। और उनकी कविताएं जो है वो मरण से जीवन, बंधन से आजादी और विरह से प्रेम, ये सब एक तरह जोड़ने का काम करती हैं। तो लगभग उसी क्रम में मैं कविताएं पढ़ना चाहूंगी। एक शहर। वह फसल जो सितारों ने बोई थी, किसने इसे चोर गोदाम में डाल लिया। बादल की बोरी को झाड़ कर देखा, रात की मंडी में गर्द उड़ रही है।
चांद एक भूखे बछड़े की तरह सूखे थनों को चिचोड़ रहा है। धरती माँ अपने थान पर बंधी आकाश की चरनी को चाट रही है। अस्पताल के दरवाजे पर हक, सच, ईमान और कद्र जाने कितने ही लफ्ज बीमार पड़े हैं। एक भीड़ सी इकट्ठी हो गई। जाने कोई नुस्खा लिखेगा, जाने वह नुस्खा लग जाएगा। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है इनके दिन पूरे हो गए हैं। इस शहर में एक घर है, घर की जहाँ बेघर रहते हैं। जिस दिन कोई मजदूरी नहीं मिलती उस दिन वे पशेमान होते हैं। बुढ़ापे की पहली रात उनके कानों में धीरे से कह गई कि इस शहर में उनकी हरी जवानी चोरी हो गई। कल रात बला की सर्दी थी। आज सुबह सेवा समिति को एक लाश सड़क पर पड़ी मिली है। नाम व पता कुछ भी मालूम नहीं। श्मशान में आग जल रही है। एक लाश पर रोने वाला कोई नहीं। या तो कोई भिखारी मरा होगा या शायद कोई फलसफा मर गया है। किसी मर्द की आगोश में कोई लड़की चीख उठी, जैसे उसकी बदन से कुछ टूट गिरा हो। थाने में एक कहकहा बुलंद हुआ। कहवा घर में एक हंसी बिखर गई। सड़कों पर कुछ हॉकर फिर रहे, एक एक पैसे में खबर बेच रहे हैं। बचा कुचा जिस्म फिर से नोच रहे हैं। गुलमोहर के पेड़ों तले लोग एक दूसरों से मिलते हैं, जोर से हंसते हैं, गाते हैं, एक दूसरे से अपनी अपनी मौत की खबर छुपाना चाहते हैं। संगमरमर कब्र का ताबीज है, हाथों पर उठाए उठाए फिरते हैं और अपनी लाश की हिफाजत कर रहे हैं। मशीनें खड़खड़ कर रही हैं। शहर जैसे एक छापा खाना है। इस शहर में एक एक इंसान एक एक अक्षर की तरह अकेला है। हर पैगंबर एक कंपोजिटर, अक्षर जोड़ जोड़ कर देखता है, अक्षरों में अक्षर बुनता है। कभी कोई फिक्रा नहीं बन पाता। दिल्ली इस शहर का नाम है। कोई भी नाम हो सकता है, नाम में क्या रखा है। भविष्य का सपना रोज रात को वर्तमान की मैली चादर आधी ऊपर उड़ता है, आधी नीचे बिछाता है। कितनी देर कुछ सोचता है, जागता है, फिर नींद की गोली खा लेता है। दूसरी कविता जो मैं पढ़ना चाह रही हूँ वो आज़ादी का एक दृश्य दिखाती है कि आज़ादी कैसे अपने आप में आज़ादी ना होकर, एक इसमें लाइन आती है, आज़ादी जब टकरा रही है, तो उससे काफी कुछ निकल के आता है। मजबूर। मेरी माँ की कोख मजबूर थी। मैं भी तो एक इंसान हूँ। आज़ादियों की टक्कर में उस चोट का निशान हूँ, उस हादसे की लकीर हूँ जो मेरी माँ के माथे पर लगनी जरूर थी। मेरी माँ की कोख मजबूर थी। मैं वह लानत हूँ जो इंसान पर पड़ रही है। मैं उस वक्त की पैदाइश हूँ जब तारे टूट रहे थे, जब सूरज बुझ गया था, जब चांद की आंख बेनूर थी। मेरी माँ की कोख मजबूर थी। मैं एक जख्म का निशान हूँ, मैं माँ के जिस्म का दाग हूँ। मैं जुल्म का वह बोझ हूँ जो मेरी माँ उठाती रही। मेरी माँ को अपने पेट से एक दुर्गंध सी आती रही। कौन जाने कितना मुश्किल है पेट में एक जुल्म को पालना, अंग अंग को झुलसाना और हड्डियों को जलाना। मैं उस वक्त का फल हूँ जब आज़ादी के पेड़ पर बौर पड़ रहा था। आज़ादी बहुत पास थी, बहुत दूर थी। मेरी माँ की कोख मजबूर थी। उनका जन्म जो है वो 1919 में ही हुआ था, लेकिन जलियांवाला बाग के बाद हुआ था। लेकिन फिर भी उन्होंने जलियांवाला बाग का दृश्य 1919 बहुत ही खूब लिखा है, क्योंकि उसका असर बहुत रहा होगा जरूर उस समय। जीवन की ये दुश्वारियां, मजबूरियां, लाचारियां, ये जिल्लतें, ये ख्वारियां, ये रेंगती सी हसरतें, ये दास्तां की लानतें, ये गुलामों की किस्मतें। एक कहर था जो जर लिया, एक सब्र था जो कर लिया, एक जहर था जो पी लिया, एक मौत को भी जी लिया। छाती में आग जल रही, आंखों से पानी बह रहा। सुनो 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 सुनो, ये वक्त क्या कुछ कह रहा, ये वक्त क्या कुछ सह रहा, ये वक्त क्या कुछ कह रहा। मैं वक्त एक सवाल हूँ, ये गोलियों से छलनी दीवारों का सवाल।
ये हजारों आत्माओं की पुकारों का सवाल, ये जर्द चेहरे, ये सर्द लाशें, अंधेरा अंधेरा और होठों पर लगा संगीनों का पहरा, ये घायल उम्मीदें, ये जख्मी आवाजें, ये खूनी सवेरे, ये काली दोपहरें, आओ अब आओ, ये अंधेरा जलाओ, बादशाहियत के आगे, शहनशाहियत के आगे ये सर नहीं झुकेगा, नहीं झुकेगा। ये जवानी की दवा, ये छाती का लावा, ये अब नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। ये दीवारें, ये कूचे, ये गलियां जो दुखों में पली हैं, दुखों में ढली हैं, और देखो ये गलियां गुलामी की दुनिया जलाने चली है। अगली कविता कुआरी, मतलब कुंवारी। मैंने जब तेरी सेज पर पैर रखा था, मैं एक नहीं थी, दो थी, एक समूची ब्याही और एक समूची कुंवारी। तेरे भोग की खातिर मुझे उस कुंवारी का कत्ल करना था। मैंने कत्ल किया था, ये कत्ल जो कानूनन जायज होते हैं, सिर्फ उनकी जिल्लत नाजायज होती है। और मैंने उस जिल्लत का जहर पिया था। फिर सुबह के वक्त एक खून में भीगे अपने हाथ देखे थे, हाथ धोए थे, बिल्कुल उस तरह ज्यों और गंदले अंग धो रहे थे। पर जो ही मैं शीशे के सामने आई, वह सामने खड़ी थी, वही जो अपनी तरफ से मैंने रात कत्ल की थी। ओ खुदाया, क्या सेज का अंधेरा बहुत गाढ़ा था। मुझे किससे कत्ल करना था और किसे कत्ल कर बैठी। अगली कविता वारिस शाह से। आज वारिस शाह से कहती हूँ, अपनी कब्र में से बोलो और इश्क की किताब का एक नया वर्ग खोलो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने उसकी लंबी दास्तान लिखी। आज लाखों बेटियां रो रही हैं, वारिस शाह तुमसे कह रही है, ए दर्दमंदों के दोस्त, पंजाब की हालत देखो। चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, चनाब लहू से भर गया है। किसने पांचों दरियाओं में जहर मिला दिया है, और यही पानी धरती को सींचने लगा है। इस जरखेज धरती से जहर फूट निकला है। देखो सुर्खी कहाँ तक आ पहुंची और कहर कहाँ तक आ पहुंचा। फिर जहरीली हवा बन जंगलों में चलने लगी, उसमें हर बांस की बांसुरी जैसे एक नाग बना दी। इन नागों ने लोगों के होठ डस लिए, फिर ये डंक बढ़ते चले गए, और देखते देखते पंजाब के सारे अंग नीले पड़ गए। हर गले से गीत टूट गया, हर चरखे का धागा छूट गया। सहेलियां एक दूसरे से बिछुड़ गई, चरखों की महफिल वीरान हो गई। मल्लाहों ने सारी कश्तियां सेज के साथ ही बहा दी। पीपलों ने सारी पेंगे टहनियों के साथ तोड़ दी। जहां प्यार के नगमे गूंजते थे, वहां बांसुरी जाने कहाँ खो गई। और रांझे के सब भाई बांसुरी बजाना भूल गए। धरती पर लहू बरसा, कब्रों से खून टपकने लगा, और प्रीत की शहजादियां मजारों में रोने लगी। आज जैसे सभी कैदों बन गए। हुस्न और इश्क के चोर, हुस्न और इश्क के चोर, मैं कहाँ से ढूंढ लाऊं एक वारिस शाह और। वारिस शाह मैं तुमसे कहती हूँ, अपनी कब्र से उठो और इश्क की किताब का एक नया वर्ग खोलो। जैसे कि वो जो सच्चाइयां हैं उनको एक जो अ, दिल दहलाने वाली सच्चाइयों को स्वीकार करके जीवन की ओर बढ़ती चली जाती है, कुछ ऐसा। मतलब उनकी एक कविता है खुशी, बहुत प्यारी कविता है। दूर कहीं से आवाज आई, आवाज जैसे तेरी हो। कानों ने गहरी सांस ली, जीवन बाला कांप उठी। मासूम खुशी हाथ पर छुड़ाकर, दोनों नन्ही बाहें फैलाकर, एक बालिका की तरह नंगे पांव भाग उठी। पहला कांटा संस्कार का, दूसरा कांटा लोक लाज का, तीसरा कांटा धन दौलत का। खतरे जैसे कितने कांटे, तलवों से कांटे निकालती, पोर दबाती, लहू पोंछती, मीलों कोसों लंगड़ाती हुई,
मासूम खुशी वहां आ पहुंची। अगला पांव आगे को बढ़े, पिछला पांव पीछे को मुड़े। आवाज जैसे बिल्कुल तेरी, नजर जैसे बिल्कुल बेगानी। असमंजस का तीखा कांटा एड़ी में इस तरह चुभ गया, अक्ल इल्म के नाखून हार गए। जाने कांटा कहाँ तक उतर गया। सारा पांव सूज गया है, जहर सा फैल रहा है। हैरान परेशान जमीन पर बैठी मासूम खुशी रो रही है। और आखिरी कविता जो मैंने चुनी है आज के लिए, ये एक रोज अपने जीवन में लाने वाली एक बात है जो हमें रोज लानी चाहिए अपने अपने तरीके से। रोजी। नीले आसमान के कोने में रात मिल का सायरन बोलता है। चांद की चिमनी में से सफेद गाढ़ा धुआं उठता है। सपने जैसे कई भट्टियां हैं, हर भट्टी में आग झोंकता हुआ मेरा इश्क मजदूरी करता है। तेरा मिलना ऐसा होता है जैसे कोई हथेली पर एक वक्त की रोजी रख दे, जो खाली हंडिया भरती है, रांध पकाकर अन्न परसकर वही हांडी उल्टा रखता है। बची आंच पर हाथ सेकता है, घड़ी पहर को सुस्ता लेता है और खुदा का शुक्र मनाता है। रात मिल का सायरन बोलता है। चांद की चिमनी में से धुआं इस उम्मीद पर निकलता है, जो कमाना है वही खाना है। ना कोई टुकड़ा कल का बचा है, ना कोई टुकड़ा कल के लिए है। मैं रचयिता को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे ये मौका दिया। थैंक यू। आपका बहुत बहुत आभार मानसी जी। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से कविता को सुनाया। मुझे लगता है कि अमृता से बहुत ही ज़्यादा प्रेम है, अमृता की कविताओं से बहुत ज़्यादा ही जुड़ाव है मानसी जी को। अमृता अमृता जी का जन्म जो है पाकिस्तान में हुआ था, और जब अमृता भारत आ रही थी तब आज़ादी के समय भारत आई थी, और उस समय वो गर्भवती थी। तो अमृता जी ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है पिंजर, और इसमें उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी एक जगह पे उन्होंने बताई थी, और इस पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि कोई लड़की हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो भी लड़की लौटकर अपने ठिकाने पहुंचती है, समझो उसी के साथ मेरी आत्मा भी ठिकाने पहुंच गई। अमृता जी का जो प्रेम है स्त्रियों के प्रति, या जो प्रताड़ित महिलाएं थी उस समय, जो प्रताड़ित हो रही थी, आपसी वैमनस्य का शिकार हो रही थी, दंगों का शिकार हो रही थी, उनके प्रति जो उनका स्नेह है वह दिख जाता है। पिंजर जो उपन्यास है वो उसी समय की दास्तां को बयां करता है, और उसके बाद में एक फिल्म भी बनी है। अमृता और जो इमरोज के जो 20 खत का जो सफरनामा है, उस पर भी एक किताब निकली थी, खतों का सफरनामा, वो ये है। और अमृता जो हैं उनकी एक छोटी कविता है, उनकी एक कविता है काजान जाकिस। काजान जाकिस, उसमें वो लिखती हैं कि मैंने जिंदगी से इश्क किया था, मैंने जिंदगी से इश्क किया, पर जिंदगी एक वेश्या की तरह मेरे इश्क पर हंसती रही, और मैं उदास एक नामुराद आशिक सोचों में घुलता रहा। एक नामुराद आशिक सोचों में घुलता रहा, पर जब इस वेश्या की हंसी मैंने कागज पर उतारी तो हर अक्षर के गले से एक चीख निकली, और खुदा का तख्त कितनी ही देर हिलता रहा। तो जो उस समय सिर्फ उस समय ही नहीं, जितनी भी महिलाएं जो प्रताड़ित होती रही हैं, उनके लिए अमृता की कविता एक सशक्त आवाज बनकर के उभरती है। शुरू से लेकर के अभी तक उनकी कविताओं को हम इसी रूप में देखते आए हैं। उन्होंने तमाम किताबें लिखी है, और सब में उनके या उनके जो आत्मीय हैं या उनसे
उनकी जिससे प्रेम थी, सबका जो दर्द है वो उनकी कविताओं में, उनकी लेखनी में, उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में हम साफ साफ देख पाते हैं। अमृता पर कुछ किताबें हैं जो राजपाल एंड सन्स ने छापा है। वह है एक अक्षरों के साए, जो राजपाल एंड सन्स ने छापा है, और कैली, कामनी और अनीता, ये जो उपन्यास है, इसमें 3 उपन्यासों को एक साथ शामिल किया है। तीसरी किताब है जलते बुझते लोग, इसे भी राजपाल एंड सन्स ने छापा है। दीवारों के साए में, रात भारी है, और यह कलम, यह कागज, यह अक्षर, और अंतिम किताब जिसे राजपाल ने छापा है खामोशी के आंचल में। यह सब किताब जो है अमृता से प्रेम हमारा इतना है, अमृता से खासकर मुझे इतना लगाव है उनकी कविता, उनकी लेखनी से, कि मैं सब किताबों को खरीद करके पढ़ता हूँ। उन्हें काफ़ी पढ़ा है, तब मैं बोल पाता हूँ कि हाँ, अमृता ने हमेशा से आवाज़ उठाई है। उनकी लेखनी में हम आवाज़ महसूस करते हैं। खासकर आप जब पिंजर को पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि किस तरह से दर्द को शब्द के माध्यम से उकेरा गया है, और जब पढ़ते हुए हम उसे आत्मसात करते हैं तो लगता है कि किस तरह की भयानक तस्वीर, भयानक चीज़ों से लोग उस समय गुजर रहे थे। तो अमृता सच में नायाब है, इसलिए शायद उनकी लेखनी के कारण से उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनकी आत्मकथा है रसीदी टिकट, जो काफी प्रचलित है। तो अंतिम जो काव्य पाठ करने आएंगे आकाश बघेल जी हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो काव्य पाठ करें। नमस्कार, मैं पीयूष जी और रचयिता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अमृता प्रीतम जी की जन्म जयंती पर ये मौका दिया कि मैं उनकी बेहतरीन कविताओं का पाठ आप सभी के समक्ष कर सकूं। तो मैं जिन कविताओं का पाठ करने वाला हूं उनमें पहली कविता का शीर्षक है चुप की साजिश। रात ऊँग रही है, किसी ने इंसान की छाती में सेंध लगाई। हर चोरी से भयानक यह सपनों की चोरी है। चोरी के निशान हर देश के, हर शहर की, हर सड़क पर बैठे हैं, पर कोई आंख देखती नहीं, ना चौंकती है। सिर्फ एक कुत्ते की तरह एक जंजीर से बंधी किसी वक्त किसी की कोई नज़र भौंकती है। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है दाग। मोहब्बत की कच्ची दीवार लिपी हुई, पुती हुई, फिर भी इसके पहलू से रात एक टुकड़ा गिरा। बिल्कुल जैसे एक सुराख हो गया, दीवार पर दाग पड़ गया। यह दाग आज रू रू रोता है, यह दाग आज होठ बिसूरे, यह दाग आज जिद करता है, यह दाग कोई बात ना माने। टुकुर टुकुर मुझको देखे, अपनी माँ का मुंह पहचाने। टुकुर टुकुर तुझको देखे, अपने बाप की पीठ पहचाने। टुकुर टुकुर दुनिया को देखे, सोने के लिए पालना मांगे। दुनिया के कानूनों से खेलने को झुंझुना मांगे। माँ कुछ तो मुंह से बोल, इस दाग को लोरी सुनाऊं। बाप कुछ तो कह, इस दाग को गोदी में ले लूं। दिल के आंगन में रात हो गई, इस दाग को कैसे सुलाऊं। दिल की छत पर सूरज आ गया, इस दाग को कहाँ छुपाऊं। मैं अगली कविता जो पढ़ने वाला हूं उसका शीर्षक है खाली जगह। सिर्फ 2 रजवाड़े थे, एक ने मुझे और उसे बेदखल किया, और दूसरे को हम दोनों ने त्याग दिया था। नग्न आकाश के नीचे मैं कितनी ही देर तन के मेह में भीगती रही, वह कितनी ही देर तन के मेह में गलता रहा। फिर बरसों के मोह के बाद एक जहर की तरह पीकर उसने कांपते हाथों से मेरा हाथ पकड़ा। चलो क्षणों के सिर पर एक छत डालें,
वह देख परे सामने उधर सच और झूठ के बीच कुछ खाली जगह है। मैं अपनी अंतिम कविता जो पढ़ने वाला हूँ उसका शीर्षक है अश्वमेध यज्ञ। एक चैत की पूनम थी कि दूध या श्वेत मेरे इश्क का घोड़ा देश और विदेश विचरने लगा। सारा शरीर सच सा श्वेत और श्याम कर्ण व्रीहि रंग के। एक स्वर्ण पत्र उसके मस्तक पर यह दिग्विजय घोड़ा। कोई सबल है तो इसे पकड़े और जीते। और जैसे इस यज्ञ का एक नियम है वह जहां भी ठहरा मैंने गीत दान किए और कई जगह हवन रचा। सो जो भी जीतने को आया वह हारा। आज उम्र की अवधि चूक गई है। यह सही सलामत मेरे पास लौट आया है। पर कैसी अनहोनी कि पुण्य की इच्छा नहीं ना फल की लालसा बाकी। यह दूध या श्वेत मेरे इश्क का घोड़ा मारा नहीं जाता। बस सही सलामत रहे पूरा रहे मेरा अश्वमेध यज्ञ अधूरा रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, आपने बेहतरीन तरीके से उनकी कविताओं का पाठ किया। आज जो हालिया स्थिति है, तमाम देशों में युद्ध हो रही हैं, युद्ध चल रहे हैं या युद्ध के आशय लगाए जा रहे हैं, युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है। उस पर अमृता जी की एक कविता है तमगे। तमगे उसी युद्ध की भयावह स्थिति जो है उसको उससे कुछ नहीं निकल सकता है हल। उस पर यह कविता है कि बहादुर लोग मेरे देश के, बहादुर लोग मेरे देश के, बहादुर लोग तेरे देश के, यह सभी मरना मारना जानते हैं, सिरों को वारना जानते हैं। सिर्फ यह बात और है कि सिर कभी अपना नहीं होता। इंसान की एक लाश होती है पर खुदा की लाश नहीं होती। इंसान की एक लाश होती है पर खुदा की लाश नहीं होती। और जब भी इंसान के भीतरी खुदा का टुकड़ा मरे उसकी कभी बदबू नहीं आती। और जब भी इंसान के भीतरी खुदा का टुकड़ा मरे उसकी कभी बदबू नहीं आती। महबूब किसी का कोई नहीं, बिल्कुल रकीब का खतरा नहीं। महबूब किसी का कोई नहीं, बिल्कुल रकीब का खतरा नहीं, और ना ही खतरा किसी दर्द का। सिर्फ जो लकीर बड़ी है, सिर्फ जो लकीर बड़ी है वह इनका अपमान करती है। ये लकीर को मिटाते कि लकीर सबके नाप की नहीं होती। सो पूरी विजय निर्विघ्न है और पूरा जश्न भी निर्विघ्न है। वक्त मुस्कुरा रहा है और इनकी छाती पर लगा रहा है नपुंसक बहादुरी के कई तमगे। तो तमगे जो हम अपने आप को पहना लेते हैं कि हम मेरी विजय हुई, उस पर अमृता जी कहती हैं कि नपुंसकता का तमगा है। कितनी कम शब्दों में, कितने कम शब्दों में कितनी बड़ी बात कही है। अमृता जी की एक और छोटी कविता है, इश्क बेवफा बदजात जालिम कमबख्त तुम याद आते हो। कमीना बेवफा बदजात जालिम कमबख्त तुम याद आते हो। तो कितने ही लफ्ज मेरी छाती की आग चाटते, आग थूकते मेरे मुंह से निकलते। बदन का मांस जब गीली मिट्टी की तरह होता तो सारे लफ्ज मेरे सूखे हुए होठों से झड़ते और मिट्टी में बीजों की तरह गिरते। मैं थकी हुई धरती की तरह खामोश होती तो निगोड़े मेरे अंगों से उग पड़ते। निर्लज्ज फूलों की तरह हंसते और मैं एक काले कोस जैसी महक जाती।
यह अमृता प्रीतम की कविताओं का असर है कि उनके कविताओं में इश्क भी महकता है। इश्क पूरी दुनिया में बदनाम है, लेकिन अक्सर हमारी कविताओं में वह महकता रहता है। अमृता जी बेहतरीन कवित्री रही हैं। उनकी जो प्रसिद्ध कविता है मैं तुझे फिर मिलूंगी, इसका पाठ जो है श्रद्धा ने अभी पंजाबी में किया था, तो मैं अंतिम में उसी कविता का पाठ जो है हिंदी में करना चाहूंगा और इसके बाद आप सभी दर्शकों से विदा लूंगा। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवास पर उतरूंगी, या तेरे कैनवास पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, या सूरज की लौ बनकर तेरे रगों में घुलती रहूंगी, या रगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवास पर बिछ जाऊंगी। पता नहीं कहाँ किस तरह पर तुझे जरूर मिलूंगी। या फिर एक चश्मा बनी, जैसे झरने से पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदें तेरे बदन पर मलूंगी और एक शीतल एहसास बन तेरे सीने से लगूंगी। मैं और कुछ नहीं जानती, मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा यह जन्म मेरे साथ चलेगा। यह जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हे की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, मैं तुझे फिर मिलूंगी। तो अमृता प्रीतम जी की जो कविता है वो कहती है कि यह जिस्म जो है खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, पर याद जो है हमेशा हमारे साथ कायम रहती है। तो आज का यह कार्यक्रम जो है अमृता प्रीतम जी के जन्मदिवस पर उनकी कविताओं का तमाम विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र छात्रा, शोधार्थी, विद्यार्थी जुड़े और उनसे बेहद प्रेम करने वाले जो लोग हैं, उनकी कविताओं का, उन्हें जो प्रिय कविताएं हैं, उनकी जो प्रिय कविताएं हैं, उनसे उनका पाठ किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 6 लोग या 7 लोग जो कविता पढ़ रहे हैं उनसे प्रेम करते हैं। उनसे प्रेम करने वाले दुनिया में हजार करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो उनकी कविताओं से, उनकी लेखनी से प्रेम करते हैं। लेकिन वक्त की सीमा है और मंच पर लोगों को जोड़ने की सीमा है कि कितने लोग को हम कार्यक्रम में रख सकते हैं, कितना वक्त हम दे सकते हैं। तो इसलिए हम फिर मिलेंगे किसी नई कवित्री या नई कवि की कविताओं के साथ। इसी तरह विद्यार्थियों के बीच एक कार्यक्रम चलता आ रहा है, उसमें हम मिलेंगे। हम उनकी कविताओं को, जो बहुत सारी कविताएं हैं जो हमें प्रिय हैं, सभी कविताओं को यहाँ पाठ कर पाना जो है संभव नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अपने विभिन्न विद्यार्थियों को उनकी कविताओं का पाठ करा करके हम अपने YouTube चैनल पर भी डालें। तो आप उनकी कविताओं का पाठ जो है हमारे YouTube चैनल पर भी जाकर सुन सकते हैं। रचयिता द क्रिएटर के नाम से हमारा YouTube चैनल है, उस पर भी आप सुन सकते हैं और जुड़ सकते हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कार्यक्रम में जितने भी दर्शक जुड़े या जितने भी बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे, सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी का धन्यवाद।